भी हम ब्लॉक कर देंगे, उसको ईरान कैसे ब्लॉक करेगा? ईरान तो वहां से दूर है। देखिए, रेड सी के एक तरफ जो है वो मिस्र है, पीछे लीबिया है, नीचे जो है सूडान है, सोमालिया है, वहां पे जबूती है, ये ममालिक एक तरफ है। दूसरी तरफ यमन है, सऊदी अरब है, अब ये ममालिक है दूसरी तरफ। तो यमन एक ऐसी जगह पे मौजूद है और हौसी बागी एक ऐसी जगह पे मौजूद है। हौसियों की जो पूरी तंजीम है और ताकत है वो उस जगह पे इकट्ठी है जहां से वो बहरे अहमर को बंद कर सकते हैं। और ईरान के पास अपनी एक मिसाइल टेक्नोलॉजी भी है और ईरान के पास अमली तौर पे यमन में ऐसा बंदोबस्त है कि वो वहां से बहरा अहमर को बंद करने की सलाहियत रखते हैं। लंबे अरसे तक ना भी कर सकते हो लेकिन वो उसको बंद कर सकते हैं। अब ये उन्होंने धमकी लगाई है। फिर ट्रंप ने फौरी तौर पे एक स्टेटमेंट जारी किया और ट्रंप ने चाइना को ऐसा लगता है कि अपने साथ खड़ा करने की एक कोशिश की। हालांकि चीन की तरफ से स्टेटमेंट आया कि दुनिया में इस वक्त जंगल का कानून नाफिज है। फिर चाइना ने एक बड़ा सख्त कानून भी पास किया है और ये कानून पास करके चीन ने पूरी दुनिया को एक पैगाम भी दिया है। बैरूनी दबाव का ये जवाब है। चीन ने ताकतवर कानून नाफिज करके दुनिया को सख्त पैगाम दिया है और इसके ऊपर फौरी तौर पे दस्तखत भी कर दिए गए हैं कि हम अपनी मईशत का, अपने शहरियों का और अपने इदारों का हम तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। हमें कोई रोकेगा तो फिर वो भुगतेगा। ये चाइना ने एक सख्त कानून पास कर दिया है। तो काम के मुताबिक इस कानून के तहत ऐसे गैर मुल्की अफराद, कंपनियों और इदारों की एक खसूसी फहरिस्त भी तैयार की जाएगी जो चीन के खिलाफ इकदामात में मुलविस होंगे। इन अफराद या इदारों के खिलाफ मुख्तलिफ नौइयत की पाबंदियां और जवाबी इकदामात भी किए जाएंगे। अब ये जो बढ़ती हुई कशीदगी है, इसमें चाइना ने यह कानून पास किया है। डोनाल्ड ट्रंप इस चीज की नजाकत को समझ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि चीन ईरान को हथियार नहीं बेचेगा, वो इसके ऊपर मान गया है। अब मैं पहले आपको ये बता दूं कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक्चुअली जो ट्वीट किया उसमें डोनाल्ड ट्रंप ने किस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए और किस तरीके से वो इस सारी चीज को पोर्ट्रे करना चाहते हैं। ट्रंप ने कहा, जी चाइना इज वेरी हैप्पी दैट आई एम परमानेंटली ओपनिंग द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। आई एम डूइंग इट फॉर देम ऑल्सो एंड द वर्ल्ड। वो ये कहता है कि चाइना बहुत खुश होगा कि मैं मुस्तकिल तौर पे आपने हुर्मुज को खोलने जा रहा हूं और इसे मैं खोल रहा हूं और मैं ये उनके लिए कर रहा हूं, यानी चीन के लिए कर रहा हूं और बाकी दुनिया के लिए कर रहा हूं। और वो इस बात पे मुत्तफिक हो गए हैं कि वो ईरान को हथियार नहीं भेजेंगे। और जब मुझे चीनी सदर मिलेगा, प्रेसिडेंट शी, उनके बारे में उन्होंने कहा कि वो मुझे एक बड़ा जबरदस्त तरीके से गले लगाएंगे जब मैं उनके पास पहुंचूंगा। वी आर वर्किंग टुगेदर स्मार्टली एंड वेरी वेल। हम एक साथ काम कर रहे हैं, बड़े जबरदस्त तरीके से काम कर रहे हैं। हालांकि ऐसी कोई बात चाइना की तरफ से आई नहीं। डोनाल्ड ट्रंप जो है ना, वो अल्फाज से खेलने के मास्टर हैं, ब्लफ मास्टर आप ये कह लें। डोनाल्ड ट्रंप ने पहले चाइना को धमकी लगाई कि हथियार मत देना। चाइना ने कहा हम तो दे ही नहीं रहे, हमारे दिमाग में ऐसी बात ही नहीं है। फिर कह दिया जी देखा, चाइना हमसे मुत्तफिक हो गया कि वो अब हथियार नहीं देगा ईरान को, और हम जो आपने हुर्मुज खुलवा रहे हैं ये हम चीन के लिए खुलवा रहे हैं। हालांकि चीन ने स्टेटमेंट दिया कि आपने हुर्मुज खुली हुई थी, इसको बंद करना आपकी एक बहुत बड़ी नाकामी है और ये आपने किया है। फिर चीन ने यह भी कहा कि हमारे तो ईरान के साथ मुआहदे हैं और हम नहीं चाहते कोई रास्ते में आए, हमारे जहाज आपने हुर्मुज के आर पार आ रहे हैं और जा रहे हैं, हमें तो कोई रोक ही नहीं रहा। तो डोनाल्ड ट्रंप चीन के ऊपर एहसान चढ़ा रहे हैं। साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने एंड में यह भी कहा कि हम अगर लड़ाई की बात आएगी तो हम लड़ते भी बहुत अच्छा हैं और हमसे बेहतर कोई नहीं लड़ता। इस किस्म की बातें आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप वो कहीं ना कहीं ऐसी बात कर देते हैं। तो अमेरिका लड़ने की भरपूर सलाहियत रखता है, ये बात भी डोनाल्ड ट्रंप ने की है। अब डोनाल्ड ट्रंप को ये मुहासरा खत्म करना पड़ेगा। अव्वल तो वो पहले पूरी तरह कामयाब नहीं हुआ। डोनाल्ड ट्रंप दुनिया के साथ अपने ताल्लुकात बिगाड़ तो नहीं सकता। फर्ज करें पाकिस्तान के, इंडिया के, जापान के, साउथ कोरिया के, ऑस्ट्रेलिया के या चाइना के यहां से बहरी जहाज गुजर रहे हैं तो डोनाल्ड ट्रंप उन्हें रोक के क्या इन ममालिक को अच्छा पैगाम देगा? ईरान तो चलो ये कहकर रोक रहा है ना कि जी हमें मार रहे हैं, हम क्या करें। ईरान तो ये कह रहा है कि आपके लिए खुली, आप माल लेकर जाना चाहते हैं ले जाएं, लेकिन हमारे दुश्मनों को फायदा मत दें। आप यहां से डॉलर की बजाय आप दूसरी करेंसी के अंदर सौदा करें, हमारी शराइत के ऊपर आए, हमें थोड़ा सा पैसा दें, आप अपने जहाज लें और यहां से लेकर चले जाएं। हमने एक मैकेनिज्म बनाया हुआ है जिसका खर्चा आपको उठाना पड़ेगा और बहुत ही मामूली खर्चा है, तो दुनिया ले जाएगी। तो ईरान के पास तो जवाज है ये करने का, अमेरिका के पास जवाज कोई नहीं। वो आपने हुर्मुज जो पहले खुली हुई थी, अमेरिका ने उसे बंद करवा दिया और उसे खोलने के लिए वो परेशान है कि खोले कैसे। बड़ी खबर एक और आई है कि पाकिस्तान में मुज़ाकरात कब और कैसे हो सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि कब होंगे, क्योंकि देखें यहां पे जंग है, इसमें हम एक दूसरे की पकड़ नहीं कर सकते। यहां पे हर मिनट के बाद, हर 10 घंटे के बाद, हर 5 घंटे के बाद बाज़ औक़ात सिचुएशन बदल जाती है। आप कुछ नहीं कह सकते। यहां पे 10 मिनट पहले एक पार्टी कह रही है कि हम बात करना ही नहीं चाहते, हम इनको मुंह नहीं लगाना चाहते। 2 घंटे के बाद वो कहें जी हम बैठ के बातचीत करने के लिए तैयार है। तो जंग है ना, इसमें सिचुएशन बदलती है और पोजीशंस बदलती रहती हैं। लड़ाई है ना,
ये नॉर्मल हालात तो है नहीं। तो अब जो ईरानी सदर ने कहा, पहले वो स्टेटमेंट आप देख लें, उन्होंने कहा जी ईरान को हथियार डालने पर मजबूर करने की कोई भी कोशिश नाकाम ही होगी। ये ईरानी सदर ने दावा किया है। अमेरिका या इसराइल की जानिब से ईरान को हथियार डालने पर मजबूर करने की कोई भी कोशिश नाकामी से दो चार होगी और ईरानी कौम कभी भी ऐसे रवैये को कबूल नहीं करेगी, कभी हम हथियार नहीं डालेंगे। ये बात ईरानी सदर ने अनाउंस कर दी है। तो दोबारा आपको मुज़ाकरात में बैठना पड़ेगा। मुज़ाकरात के हवाले से अब कुछ अमेरिका की तरफ से पहल की गई, फिर जेडी वेंस का स्टेटमेंट आया, फिर डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया, और उसके बाद अब ईरान की जानिब से भी जो वजारत खारजा के तर्जुमान है उनका भी स्टेटमेंट आ गया। और ये बताया जा रहा है कि अगले बुध को पाकिस्तान दोबारा से मुज़ाकरात की मेजबानी कर सकता है। देखिए, अमेरिका और ईरान दोनों पाकिस्तान के हवाले से कंफर्टेबल रहेंगे। अमेरिका इसलिए कंफर्टेबल रहेगा कि आसिम मुनीर पे डोनाल्ड ट्रंप को बहुत भरोसा है। डोनाल्ड ट्रंप को लगता है कि आसिम मुनीर मेरा आदमी है और मेरे मफाद के लिए काम करेगा। इसी तरह ईरान को पाकिस्तान के साथ इसलिए वो कंफर्टेबल है कि पाकिस्तान ने अड्डे नहीं दिए अमेरिका को ईरान को मारने के लिए। इमरान खान ने एब्सोल्युटली नॉट कह दिया था, तो और पाकिस्तानी अवाम की तरफ से भी एक बड़ा रद्द-ए-अमल आता है। तो ईरान ये बात जानता है कि ये एक ऐसी जगह है जहां बैठकर मुज़ाकरात किए जा सकते हैं। हालांकि ईरान को पता है कि पाकिस्तान का झुकाव अमेरिका की तरफ रहता है, पाकिस्तान की बड़ी मजबूरियां हैं। अमेरिकन दबाव की वजह से ही ईरान के साथ हम गैस पाइपलाइन मंसूबा मुकम्मल नहीं कर पाए। ईरान ये सब जानता है, लेकिन इसके बावजूद वो ईरान पाकिस्तान को एक बेहतर ऑप्शन के तौर पे देखता है और ये मुज़ाकरात दोनों ममालिक पाकिस्तान में कर सकते हैं। वेन्यू तब्दील भी हो सकता है, पाकिस्तान में भी हो सकते हैं, लेकिन दोनों को दोबारा बैठना पड़ेगा। आप जितनी मर्जी जंग लड़ें, एंड ऑफ द डे आपको टेबल पे बैठना पड़ता है और वो वक्त करीब आता जा रहा है। अब नाज़रीन, एक और खबर, पाकिस्तान की मईशत का बिल्कुल कचूमड़ निकल गया। खासतौर पर जब यूएई ने हमसे पैसे वापस मांगे तो इनके पसीने छूट गए थे। फिर ये सऊदी अरब के पास गए, इन्होंने कहा जी जो कहते हैं जैसे कहते हैं। सऊदी अरब ने अपनी शराइत रखी, इन्होंने फौरी तौर पर वहां पर मजीद फौज भेजी, पाकिस्तान के एयरफोर्स के जंगी तैयारे वहां पर तैनात किए। कौम को इन्होंने बताया नहीं, सऊदी अरब ने यह खबर दे दी। अब मामला यह है कि हम सब कुछ देने के लिए तैयार हैं डिफॉल्ट से बचने के लिए। मोहम्मद जुबैर साहब का स्टेटमेंट है, उनकी बड़ी सख्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आई है, उसका एक हिस्सा मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं, आपको आइडिया हो जाएगा पाकिस्तान कहां खड़ा है। ये इंतहाई खौफनाक है और मुख्तलिफ सहाफियों ने इसको रिपोर्ट किया। फहीम अख्तर मलिक साहब ने जो रिपोर्ट किया मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। उन्होंने कहा जी खौफनाक, इंतहाई खौफनाक, ये अपोजिशन की अब तक की सबसे बड़ी चार्जशीट है इस निजाम पर। मोहम्मद जुबैर कहते हैं कि आलमी बहरान में हुकूमत ने ऑयल मार्केटिंग और रिफाइनरीज को अरबों रुपए का मुनाफा दिया, जंग में भी ये मुनाफे दे रहे थे। मोहम्मद जुबैर के खौफनाक इल्जामात में मुल्की डीजल को भी आलमी मार्केट से जोड़कर मुनाफा कमाया गया। 4 साल में मुल्की ज़र मुबादला में 1 पैसा नहीं बढ़ाया गया। दोस्त ममालिक के फिक्स्ड डिपॉजिट या IMF से पैसे आए, अगर वो चले गए तो मुल्क 1 हफ्ता में डिफॉल्ट कर जाएगा। यानी पाकिस्तान के अंदर सारा पैसा जो पड़ा हुआ है वो दोस्त ममालिक का पड़ा हुआ है। अब यूएई ने अपना पैसा मांगा है तो उसकी जगह पे सऊदी अरब अपना कुछ पैसा $3 अरब इंजेक्ट कर रहा है, इससे आप बच जाते हैं। लेकिन किसी भी लम्हे किसी भी दोस्त मुल्क में अब सारा इन्हिसार सऊदी अरब पे है और चाइना पे है। इन दोनों में से किसी ने भी अपने पैसे वापस मांग लिए तो हम डिफॉल्ट कर जाएंगे, और ये 1 हफ्ते के अंदर कर जाएंगे। तो आपको सारी बातें माननी पड़ेंगी, वो जो आपसे कहेंगे आपको वो करना पड़ेगा। अब पाकिस्तान की ये मजबूरी बनती चली जा रही है और ये इन्होंने किया पाकिस्तान के साथ। हालात कहां पहुंच गए हैं ये आपको मोहसिन नकवी के स्टेटमेंट से पता चल जाना चाहिए। मोहसिन नकवी ने कहा, कारोबारी हजरात को मुखातिब करते हुए कि पैसा पाकिस्तान में ले आए। मोहसिन नकवी ये कह रहा है कि 30% पैसा ही पाकिस्तान में ले आए, यानी पिछले 3 साल में $100 अरब से जायद बैरून मुल्क चले गए। और ये आसिम मुनीर के दौर में गए। याद रखिएगा, आसिम मुनीर साहब का 4था साल चल रहा है। 3 साल से जायद हो गए आसिम मुनीर साहब को। पिछले 3 साल में $100 अरब से जायद बैरून मुल्क चले गए, ये मोहसिन नकवी ने कहा। फिर उसने ये धमकी दी कि कराची में 2 लोगों को उठाने की देर है, पता चल जाएगा कि कैसे बाहर गए। और भाई जब बाहर जा रहे थे तब तुम्हें नहीं पता था। मुल्क का वजीर दाखिला इकोनॉमी पे बात कैसे कर सकता है, लेकिन कर भी रहा है। तो क्या बात कर रहा है कि पाकिस्तान को लूट लिया गया, $100 अरब पाकिस्तान से बाहर चले गए और आसिम मुनीर साहब को कानो कान खबर नहीं हुई। मैं आसिम मुनीर क्यों कह रहा हूं बार बार, हालांकि उनका ये काम नहीं है, उनका लेना देना ही कोई नहीं है इससे। आसिम मुनीर का क्या काम है, वो तो फौज का काम है, जाके उधर दिफा की जिम्मेदारी करें। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये जरा आप स्टेटमेंट सुने। ये पाकिस्तान के मीडिया में बाकायदा चीजें चलवाई गई थी। ये पहला जो बयान मैं आपको सुना रहा हूं ये कामरान खान साहब हैं, और कामरान खान साहब ने क्या कहा था आज से 2.5 साल पहले। ये सितंबर का महीना था 2023 में। मैं तो उस वक्त ISI की कैद में था, मुझे तो पता ही नहीं कि क्या बातें हुई बाहर। लेकिन ये क्लिप आज मुझे किसी ने भेजा है कि देखें आसिम मुनीर साहब ने ये सारी चीजें खुद अपने कंट्रोल में ली थी। ये जरा सुने कि उस वक्त क्या हुआ था
और सितंबर 2023 में आसिम मुनीर ने क्या कहा था ताजरों से मिलकर? अरब ममालिक से जल्द भारी सरमायाकारी लाएंगे। ये इस चीज़ को उन्होंने इस तरीके से एक्सप्लेन किया है कि 25 अरब डॉलर उन्होंने कहा, मोहम्मद बिन सलमान से उनकी मुलाकातें हुई हैं। सऊदी अरब से कहा है कि आप पाकिस्तान में सरमायाकारी करें, ज़राअत के शोबे में, माइनिंग के शोबे में, और IT में चाइना भी आएगा, तो आप इसमें इन्वेस्ट करें। हम आपसे 1-2 अरब डॉलर नहीं मांग रहे, हमें 25 अरब डॉलर चाहिए। 25 अरब डॉलर लगाइए। ये नदीम मलिक साहब का था क्लिप कि जनाब 25 अरब डॉलर सऊदी अरब से सरमायाकारी लेकर आ रहे हैं आसिम मुनीर साहब। इन्होंने दावा किया करप्शन खत्म कर देंगे, स्मगलिंग बंद कर देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। बहुत सारे दावे आसिम मुनीर साहब ने किए, इनका काम नहीं है लेकिन उन्होंने दावे किए। अब सुने कामरान खान साहब क्या कह रहे थे। पाकिस्तान की अव्वलीन तरजीह है और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर बबांगे दोहल मईशत बचाओ पाकिस्तान बचाओ मिशन की खुद अब क़यादत कर रहे हैं। मईशत बहाली का ये मिशन अभी नहीं तो कभी नहीं, नाउ और नेवर वाली सूरत हाल में दाखिल हो चुका है। हफ्ते को आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर कराची तशरीफ लाए। उन्होंने 50 से ज्यादा कारोबारी शख्सियात के साथ 5 घंटे तवील नशिस्त की और कल इतवार की तातील के रोज उन्होंने कोर हेडक्वार्टर्स लाहौर में ताजिर बिरादरी के माशी इस्तेहकाम के रोड मैप का जायजा लिया। दोनों नशिस्तों में SIFC के तहत मईशत बचाओ इनकलाबी मिशन को कामयाब बनाने के अज़्म का इजहार। SIFC का नाम आपने सुना, तो आसिम मुनीर साहब ने तो सारी चीजें खुद अपने कंट्रोल में ली थी। अब मैं ये सारा आपको सुनाऊं तो आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे कि किस तरह के दावे किए गए और पाकिस्तान के साथ क्या हो गया। आज जो पाकिस्तान का वजीर दाखिला है वो ये कहता है कि थोड़े से पैसे वापस ले आओ, यानी 30% वापस ले आए ताजिर। भाई जो पाकिस्तान से बाहर पैसा लेकर चले गए हैं वो क्यों पाकिस्तान में पैसा वापस लेकर आएंगे? कारोबारी अफराद बैरून मुल्क दौलत का सिर्फ 30% वापस ले आए। मोहसिन नकवी ने अपील कर दी। एक तो ये वजीर दाखिला का काम नहीं है कि वो मईशत के मामलात में बोले। नंबर 2, अगर रकम वापस लानी होती तो ये लोग पिछले 3 साल में 100 अरब डॉलर पाकिस्तान से बाहर क्यों ले जाते? नंबर 3 बात यह है कि लोग तो अपने खानदानों के साथ और अकेले जिसका दाव लग रहा है वो पाकिस्तान से भाग रहा है, उसको पता है यहाँ पे कोई मुस्तकबिल नहीं है मईशत में, तो लोग पैसे वापस क्यों लाएंगे? नंबर 4, पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम है ही नहीं। कोई नहीं जानता कि कल क्या होगा। किसी को आइडिया नहीं है कि कल आसिम मुनीर साहब का मूड चेंज हो जाए, वो पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगा दे। ये बातें हमने सुनी है। कल मूड चेंज हो जाए, कौमी हुकूमत बना दे। कल मूड चेंज हो जाए, वो कुछ और कर दे। तो पाकिस्तान में कोई सियासी इस्तेहकाम नहीं है, बंद कमरों में फैसले होते हैं। 5वीं सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि फैसले यहां पे बंद कमरे में होते हैं। करप्शन के पाकिस्तान में रिकॉर्ड टूट गए हैं और कोई भी फैसला साजी के अंदर जो दिमाग वाले लोग हैं या मईशत को जानने वाले लोग हैं वो इसका हिस्सा ही नहीं है। नंबर 6 ये है कि अदालतों में पाकिस्तान में इंसाफ ही नहीं मिल रहा। किसी के पैसे फंस गए तो फंस गए, आप रिकवरी कर नहीं सकते पाकिस्तान में जब तक कि कोई फौजी या कोई ताकतवर या कोई बहुत बड़ा सियासतदान या हुकूमत का कोई बहुत तगड़ा वजीर आपका वाकफ नहीं है तो आप अपना पैसा ही वापस नहीं ले सकते। ऐसी बेशुमार मिसालें हैं पाकिस्तान के अंदर पैसा लूट लिया लोगों का। नंबर 7 ये है कि दहशतगर्दी पाकिस्तान में बढ़ रही है, यहाँ सियाहत खत्म हो रही है, तो कौन आएगा आके इन्वेस्टमेंट करेगा पाकिस्तान में? क्लाइमेट चेंज का इतना बड़ा मसला है कि हर साल पाकिस्तान में सैलाब आ जाते हैं, तो यहाँ पे आप कहते हैं कि आके ज़राअत के अंदर सरमायाकारी करें। तो पाकिस्तान में लोग सरमायाकारी नहीं करेंगे। इसका रीजन ये है कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने पूरे निजाम को जकड़ा हुआ है और वो हर फायदा अपने घर लेकर जा रहे हैं, वो हर फायदा अपने लिए ले रहे हैं, पाकिस्तान के लिए कोई फायदा नहीं है। मैंने बाहर बहुत सारे पाकिस्तानियों से मेरी बात होती है, मैं उन्हें ये पूछता हूं कि जब आपको ये शिकवा है ना कि पाकिस्तान में इमरान खान की हुकूमत को गिरा दिया गया, अगर पाकिस्तान में इमरान खान की हुकूमत वापस आ जाती है तो आप अपना पैसा लेकर पाकिस्तान वापस जाएंगे? तो वो कहते हैं नहीं, हम ये देखेंगे कि इमरान खान अगर आ भी गया तो हम ये देखेंगे कि हालात कितने बेहतर होते हैं। देखिए सरमायाकार जो है वो अपना पैसा फेंकता नहीं है, वो असेसमेंट करके अपना पैसा लेकर जाता है। वो ये कहते हैं कि हम ये देखेंगे कि हमारा पैसा पाकिस्तान में महफूज है। तो मैंने कहा उसका क्राइटेरिया क्या है? उन्होंने कहा मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट अपनी घटिया सियासत बंद कर देगी जब पाकिस्तान एक नॉर्मल मुल्क बन जाएगा, जब पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम आ जाएगा और ये जो अपनी एक्सटेंशन के लिए, अपने मफाद के लिए ये जो लोग पाकिस्तान की सियासत में हिस्सा लेते हैं और बेड़ा गर्क करते हैं, हुकूमतें गिराते हैं, अदम इस्तेहकाम जिसके टुकड़े होने जा रहे हैं, उससे फिर आपको राब्ता करने का फायदा क्या? आप उसके साथ ट्रैक टू डिप्लोमेसी क्यों करते हैं? तो DGISPR के पास इस सवाल का भी कोई जवाब नहीं था। फिर एक और सवाल पूछा गया, जनाब अगर तो भारत के टुकड़े होने जा रहे हैं तो वो दुनिया भर के ममालिक के साथ इतने बड़े बड़े मुआहदे कर रहा है, जापान के साथ, अमेरिका के साथ और यूरोप के साथ। अभी यूरोपीय यूनियन के पास गया, वहां पे बहुत बड़ा मुआहदा करके आया, जर्मनी के साथ उन्होंने किया। तो भारत दुनिया भर के साथ बड़े बड़े मुआहदे कर रहा है और बैनुल-अक़वामी तमाम कॉन्फ्रेंसेस के अंदर वो शामिल हो रहा है। आप कह रहे हैं उसके टुकड़े होने जा रहे हैं, तो उन ममालिक को नहीं पता इसके बारे में? इसका भी DGISPR कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे पाए, लेकिन वो बज़िद थे कि बस आप भारत के ऊपर चढ़ाई कर दें सारे मिलकर, और पाकिस्तानी मीडिया जो है वो भारत के खिलाफ खबरें चलाए जिनका सर पांव भी नहीं है। इसी तरह मीडिया की क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाती है।
आपने भारत की मीडिया को देखा, वो कैसी कैसी खबरें चला देता। उन्होंने तो कराची फतह कर लिया था, वो तो पता नहीं क्या कुछ कर गए थे जंग के दिनों में, तो उनकी क्रेडिबिलिटी कितनी फारिग हुई। भारत के अंदर उनका मीडिया मजाक बनकर रह गया। उनके अपने सोशल मीडिया पे लोगों ने जोक्स बना दिए, मीम्स बना दिए। पाकिस्तान के अंदर भी कोई ऐसे नमूने थे, लेकिन शुक्र है वो कम थे, भारत में तो बहुत ज्यादा थे। तो फिर एक और सवाल किया गया, क्योंकि यहां पे ना DGISPR ने कहा जो कुछ कश्मीर में हो रहा है, ये मैं आजाद कश्मीर की बात कर रहा हूं, मकबूजा कश्मीर की नहीं कर रहा। DGISPR ने कहा कि जो कुछ कश्मीर में हो रहा है और जो कुछ बलूचिस्तान में हो रहा है, इसके पीछे भी भारत है और हमें ये पता है। तो इस पे सहाफियों ने यह सवाल किया कि अगर ये भारत करवा रहा है तो फिर आपने ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के लोगों से मुआहदे क्यों किए। और दूसरा ये भी कहा गया कि जैसे अंसार अब्बासी साहब ने एक स्टोरी भी की थी कि जनाब आपको सबूत मिल गए हैं, ऐसी कॉल्स आपको मिल गई, आपने बहुत सारा कुछ ऐसा ट्रेस कर लिया है जिससे पता चल गया कि भारत मुलव्विस है ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के साथ। तो फिर वो सारा कुछ कहां है, आपने अभी तक क्या किया, वो कॉल्स किधर है जो आपने पकड़ी है। क्योंकि बयानिया तो वहां चल रहा है, आज भी आजाद कश्मीर के लोग इकट्ठे होकर हजारों की तादाद में सड़कों पे बैठे हुए धरने देकर। और ये वाहिद इलाका है हमारे पूरे पाकिस्तान में जिसकी खुराक बंद की हुई है। दुनिया में बहुत कम एरियाज ऐसे हैं, गजा एक ऐसा इलाका है जिसकी खुराक बंद है और वहां पे खुराक और मेडिसिन नहीं जाने देते गजा में। वो इसराइल की एक पॉलिसी है, वो ये कहता है कि इनको इतना तंग करो कि ये यहां से नकल मकानी करने पे मजबूर हो जाएं, ये इलाका खाली कर दें और इसराइलियों के लिए ये एरिया बिल्कुल एक महफूज जगह बन जाए और ये खाली हो जाए। फिर वहां पे डोनाल्ड ट्रंप का बहुत बड़े बड़े जो है वो रिजॉर्ट्स बनाने का प्रोग्राम है, बहुत जबरदस्त किस्म के वो सैरगाहें वहां पे बनाना चाहता है, दुनिया की बेहतरीन वहां पे फैसिलिटीज लाके वो चाहता है कि अमीर तरीन लोग जो है वो अयाशी के लिए वहां पे गजा में जाया करें। और वो ये चाहते हैं कि जो गजा के लोग हैं उन्हें मुख्तलिफ ममालिक में बांट दिया जाए। मुसलमान ममालिक जिम्मेदारी लें, कोई 2-4 लाख कहीं चले जाएं, 1-2 लाख कहीं चले जाएं, 50,000 कहीं चले जाएं, तो अलग अलग मुल्कों में इनको तकसीम कर दिया जाए गजा के लोगों को, ये वो चाहते हैं। तो उसके लिए वो वहां पे दवाइयों को भी रोकते हैं और खुराक को भी रोकते हैं। अब कश्मीर के अंदर भी जो सड़कें कश्मीर में जा रही हैं उन पे अगर आप ट्रेवल करें इस वक्त, बहुत सारे मुसाफिर जो वहां से जाते हैं उन्होंने वीडियोस बनाकर हमें भेजी, कुछ वीडियोस को मैंने पब्लिक भी किया, सोशल मीडिया पे भी, अपने प्लेटफॉर्म पे भी मैंने आपको दिखाया कि वो ट्रकों को रोक दिया जाता है जो खुराक लेकर जा रहे हैं, जो गंदम लेकर जा रहे हैं, जो फ्लोर मिलों के अंदर जा रहे हैं कि जनाब यहाँ पे अब आटा पीसेंगे, लोगों को मिलेगा। तो लोगों के लिए बड़े प्रॉब्लम्स हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, काम धंधा सारा बंद है वहां पे, सड़कें बंद है वहां पे, लोग बार बार एहतजाज करने के लिए निकलते हैं और कई जगह पे जो उम्मीदवार वोट मांगने आए उनको फेंटी लगाई है वहां ने। अभी मैं एक विजुअल देख रहा था, उसमें पीपल्स पार्टी का एक कैंडिडेट वोट मांगने के लिए आया, खवातीन ने और बच्चों ने मार मार के भगाया। तो खवातीन आगे से पत्थर मार रही हैं, बच्चे आगे से डंडे मार रहे हैं कि भाग जाओ यहां से, खबरदार यहां पे आए वोट मांगने के लिए, हमारी लाशों के ऊपर तुम वोट मांगने के लिए आ गए हो। तो कश्मीरियों के साथ जो कुछ भी हुआ ना, वो एक वीडियो है 35 मिनट की रावला कोर्ट की, वो सारे विजुअल इकट्ठे करके उन्होंने जोड़ दिए हैं। वो 35 मिनट की आप वीडियो देख लेना, आज मैंने उसके कुछ मनाजिर देखे हैं तो आपका दिल दहल जाएगा। जिस तरीके से रावला कोर्ट के अंदर लोगों को मारा गया है ना, ऐसा तो दुश्मन मुल्क के अंदर नहीं किया जाता। सिक्योरिटी फोर्सेस ने ना मस्जिद का लिहाज किया, ना अस्पताल का लिहाज किया, ना किसी और जगह का लिहाज किया, हर जगह पे शहरियों को निशाना बनाया, बहुत मारा लोगों को, बेशुमार लोग जख्मी भी हुए, अस्पतालों के अंदर जख्मियों को भी मारा गया, आके डंडों के साथ मारा गया। तो बहुत अजीबोगरीब मनाजिर हैं जो मैंने देखे। मैंने भी वो पूरी वीडियो नहीं देखी, मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि इस तरह से हो सकता है कि अपने ही लोगों को ऐसे मारा जाए, ऐसे ही उनके साथ ज्यादती की जाए। बहरहाल DGISPR ने ये सारी चीजें डिमांड की और जब सवालात उनसे किए गए तो उन सवालात के उनके पास कोई तसल्ली बख्श जवाबात नहीं थे। बलूचिस्तान से नाजरीन, क्योंकि धरना भी वहां पे जारी है, दावा यह किया जा रहा था कि धरना खत्म हो गया, रास्ते खुल गए हैं, लेकिन इसके बावजूद जो रिपोर्ट्स आ रही है धरना जारी है, वहां पे लोग एहतजाज कर रहे हैं। एहतजाज किस लिए कर रहे हैं? वो ये कहते हैं कि हमें दुश्मन ने नहीं मारा, हमें अपनों ने मरवाया है। वो ये कहते हैं कि हमें प्लानिंग के तहत मरवाया गया ताकि जो मकामी अफराद हैं वो जरगे बुलाएं, वो बहुत बड़े बड़े अपने कबायली फोर्सेस तैयार करें और वो हथियारबंद होकर बंदूकें उठाकर TTP के साथ और रियासत जिसकी तरफ इशारा करे वो उसके साथ लड़ पड़े। तो इसलिए ये सारा एक मामला होने दिया गया। अब वो इस बात के ऊपर पूरी तरह से कन्विंस्ड है। वो ये कहते हैं बलूचिस्तान के लोग कि ये जो हमारे बच्चे या हमारे जो नौजवान शहीद हुए हैं, ये दुश्मन ने शहीद नहीं किए, ये हमारे अपनों ने शहीद करवाए हैं। इन्हें ऐसा किया गया कि बांध के हवाले कर दिया गया कि मार दो। 5 घंटे तक वो मदद मांगते रहे और 15 मिनट की दूरी के ऊपर मदद थी, मदद उनको 5 घंटे तक नहीं मिली और उनको नजर आ रहा था कि वो अब शहीद हो जाएंगे। और उनके लवाकिन ने इंटरव्यूज दिए, वो बताते हैं जनाब वो हमारे साथ राब्ते में थे।
तो बलूचिस्तान के मामले में ना इस वक्त बहुत हसास हो गई है पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट। मैं क्योंकि मीडिया से मेरा ताल्लुक है तो बेशुमार मीडिया के दोस्त रोजाना ही राब्ते में रहते हैं।